हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो हम अपने एनसीएफ एफएस का आज थर्ड चैप्टर करेंगे। तो लेके माँ सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे चैनल का जो हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है उसका लिंक आपको होम पेज पे मिलेगा। डेली हम वहाँ पे टारगेट्स देते हैं, आपको नज़र रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से गाइडेड वे में कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज के थर्ड चैप्टर को। भाषा शिक्षा और साक्षरता के प्रति दृष्टिकोण, अप्रोच टू लैंग्वेज एजुकेशन एंड लिटरेसी। मीन्स बच्चे के लिए जो हमारी लैंग्वेज है, भाषा है, उसका क्या रोल है और लिटरेसी साक्षरता का क्या रोल है, इस सभी को हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। भाषा सीखने के मामले पर एनईपी 2020 की संस्तुति भाषा। देखो, आपको मैंने सेकंड चैप्टर में भी बताया था कि जो हमारा एनसीएफ एफएस है वो किसके विजन पर आधारित है। एनईपी 2020 के बेस पर बनाया गया है ये। भाषा अर्जित करने संबंधी नवीनतम शोधों पर आधारित है। एनईपी 2020 का अनुसरण करते हुए भाषा शिक्षा पर एनसीएफ के व्यापक लक्ष्य के पीछे यह दृष्टि है कि क्या एनईपी 2020 ने सोच के इस चैप्टर को इंक्लूड किया कि बच्चे भाषा इस तरीके से सीखे जिनमें उनके सीखने को सभी डोमेन और क्षेत्र, सभी डोमेन कौन कौन से होंगे हमारे, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, उन सभी, उनकी संप्रेषण क्षमता मतलब कम्युनिकेशन स्किल, मौखिक और लिखित दोनों, तथा उनके सामाजिक भावनात्मक कौशल, सोशल इमोशनल स्किल्स, उनके जीवन के शुरुआती वर्ष और उसे पूरे जीवन में अधिकतम बढ़ाया जा सके। मतलब भाषा को हमें इस तरीके से डेवलप करना है कि बच्चे का हर एक डोमेन एक दूसरे से उसमें इंटीग्रेटेड हो, कि बच्चे को इस तरीके से भाषा है कि वो कम्युनिकेट कर पाए, जिससे उसका सोशल डेवलपमेंट होगा। इमोशनली वो बेहतर लोगों से कनेक्ट कर पाएगा। कॉग्निटिव वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएगा। तो हर एक डोमेन आपस में कनेक्टेड हो, इस तरीके से हमें भाषा को डेवलप करना है। देखो, ये इतनी अच्छी मतलब पिक्चर आपको अपने एनसीएफएफएस में सभी जगह देखने को दी गई है, जो काफ़ी रियल लग रही है। क्लासरूम से बच्चे सीख रहे हैं। हमारा खंड एक 3.1, उसके कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। भाषा शिक्षा के बारे में एनईपी 2020 पर आधारित एनसीएफ के दृष्टिकोण के पीछे कुछ मुख्य सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है? बच्चे 0 से 8 वर्ष की उम्र के सभी मौखिक भाषा बहुत तेजी से सीखते हैं। आपको ये जो मेन पॉइंट है ना, इनको अच्छे से याद रखना है और इन मेन पॉइंट्स को समझाने के लिए इस एक्सप्लेनेशन को हम साथ साथ कवर करेंगे। तो जो बच्चे हैं वो 0 से 8 वर्ष तक मौखिक भाषा मतलब ओरल लैंग्वेज को काफी बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। बहुत तेजी होती है उनके सीखने में, इसलिए वो बोलचाल की भाषा को जल्दी कैचअप भी कर लेते हैं। सब जानते हैं कि बच्चे मौखिक भाषा को शुरुआती के 8 वर्ष में बहुत तेजी से सीखते हैं। इन वर्षों के दौरान भाषा अर्जित करने के लिहाज से संवेदनशील दौर आते हैं, मतलब बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है ये, जिन्हें खोना नहीं चाहिए। कि बच्चे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को मतलब बोलने का ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देते, उनसे बातें नहीं करते। नहीं, बच्चों को ऐसे एक्सपोजर देना है जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा स्पोकन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, क्योंकि 0 से 8 वर्ष बच्चे की स्पोकन के वेरी सेंसिटिव पीरियड है। अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा आपका कि जो आप बच्चा है उसके लिए भाषा सीखने का संवेदनशील काल कौन सा है? 0 से 6 वर्ष है, 8 वर्ष से 10 वर्ष है, 6 वर्ष से 3 वर्ष है, या 0 से 8 वर्ष है? तो कौन सा टिक करेंगे आप? 0 से 8 वर्ष। क्यों? क्योंकि हमने अपने एनसीएफ-एफएस जो कि एक ऑथेंटिक मटेरियल है वहां पर पढ़ा है। होप आपको इस पॉइंट समझ आ गया होगा। हमारा बहुभाषिकता मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म के संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, सामाजिक, सांस्कृतिक दोनों लाभ होते हैं। कॉग्निटिव और सोशल और इमोशनल दोनों लाभ होते हैं हमें अगर बच्चा मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम में हो और उसको यूज करे, वैसा एनवायरनमेंट बच्चे को मिले। शोध स्पष्ट दर्शाते हैं कि मौखिक भाषा में कई भाषाओं के संपर्क से महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक उत्प्रेरणा मिलती है, मतलब मोटिवेशन मिलता है बच्चे को। तो मल्टीलिंगुअलिज्म, होप आपको ये टर्म क्लियर होगी कि जब बच्चा बहुत सारी भाषाओं को यूज करता है, लिख सकता है, जैसे हिंदी भी आती है उसे, इंग्लिश में भी वो खुद को अभिव्यक्त कर सकता है, उर्दू भी लिख सकता है, तो वो क्या मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम बन जाएगा, जो बच्चों के विकास के लिए बहुत फायदेमंद है। मीन्स मल्टीलिंगुअलिज्म को आपको क्लासरूम में क्या करना है? प्रमोट करना है। बच्चे शुरुआती वर्ष में कई मौखिक भाषाएं सीखने में सक्षम होते हैं। वे आसानी से भाषाओं के बीच अंतर कर पाते हैं और यह भी तय कर पाते हैं कि किस भाषा में बात करनी है।
बच्चे छोटे होते हैं, आपको नोम चॉम्स्की याद है, एक हमारे वो हैं, उन्होंने LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोला कि बच्चे में 5 साल तक ये होता है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत जल्दी भाषा को ग्रेस्प करता है, अगर उसके आसपास जो भी भाषा, जितनी भी भाषाएं बोली जा रही है। तो ये थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, आपको नोम चॉम्स्की की थ्योरी, जो नेटिविस्ट थे, उसकी थ्योरी को करना चाहिए। वे आसानी से भाषाओं के बीच अंतर कर पाते हैं। अगर बच्चे के इर्द गिर्द भाषा के प्रयोग का अर्थवान और सौदृश्य समृद्ध सहज माहौल हो तो वे सबसे अच्छी तरह से बहुभाषी कौशल सीख सकते हैं। छोटे बच्चे औपचारिक शिक्षा के जरिए भाषा सीखने में बहुत सक्षम नहीं होते। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि छोटे बच्चे को औपचारिक शिक्षा, मतलब जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, कैट मीन्स अप मतलब ऊपर जाना, डाउन मतलब नीचे जाना, तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को फॉर्मली सिखा रहे हैं कि इस चीज का मतलब ये है। बट छोटे बच्चे औपचारिक शिक्षा, फॉर्मली इतनी जल्दी तरीके से भाषा नहीं सीखते। जैसे एनवायरमेंट में बच्चे से बात हो रही है, प्लीज गिव मी टमाटो, तो बच्चा समझेगा कॉन्टेक्स्ट में कि मुझसे ये टमाटो मांग रहे, तो बच्चा उस तरीके से भाषा को ज्यादा तरीके से इनकलकेट कर पाएगा। तो ये बिंदु आपको याद रख सकते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाठ्यचर्या बनाने वाले शिक्षक, प्रशिक्षकों और शिक्षकों को ये महत्वपूर्ण अंतर ध्यान में रखना चाहिए ताकि वे फाउंडेशन स्टेज पर छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त शुरुआती भाषा शिक्षण अनुभव का खाका तैयार कर सके और उसे बच्चों को उपलब्ध करा सकें। इसलिए एनसीएफ के मुख्य भाग का लक्ष्य है कि एकदम शुरुआत से ही बच्चों को उनके विकास के अनुरूप बेहतरीन मौखिक बहुभाषी कौशल की नींव मजबूत की जाए। इसलिए एनसीएफ ने हमें क्या कहा है कि शुरुआत में 0 से 8 वर्ष तक बच्चे की जो भाषा सीखने की कैपेसिटी है वो काफी मतलब स्ट्रोंग होती है, सेंसिटिव पीरियड होता है। इसलिए शुरुआत से अगर हम बच्चे को बहुभाषी कक्षा देंगे तो बच्चे की भाषा की नींव मजबूत होगी। थर्ड पॉइंट है हमारा, छोटे बच्चे स्वाभाविक रूप से मौखिक भाषा सीखते हैं और लिखित भाषा उतनी स्वाभाविक नहीं होती, इसलिए पढ़ने और लिखने की अवधारणा को जरूरी से सिखाया जाना चाहिए। मतलब बच्चा मौखिक भाषा तो इजीली सीख जाता है अपने एनवायरनमेंट से, बट लिखने की भाषा हमारी फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आ जाएगी, वो इतनी आसानी से नहीं सीख पाता। बट बच्चे को शुरुआत से ही हमें मौखिक भी, पढ़ने की भी और लिखने की भी दोनों स्किल्स सिखानी चाहिए। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, शुरुआत से ही बच्चों को कई मौखिक भाषाओं से गहराई से जोड़ना एनसीएफ का मुख्य पहलू है। हालांकि पढ़ने और लिखने की अवधारणा, जिसमें देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, देखो यहाँ पे फोनीम्स क्या होता है, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जाम में आया था। फोनीम्स क्या है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। और ग्राफीम्स लिखित व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। मतलब फोनीम, हमारी साउंड की स्मॉलेस्ट इकाई को क्या कहेंगे, हम फोनीम कहेंगे। और हमारी लिखित व्यवस्था मतलब राइटिंग की स्मॉलेस्ट इकाई को हम क्या कहेंगे, ग्राफीम कहेंगे। तो ये दो टर्म्स आपको अच्छे से याद रखनी है। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ राइटिंग सिस्टम ग्राफीम और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड फोनीम्स। होप आप ये दोनों काफी अच्छे तरीके से अपने नोट्स में लिख लेंगे। ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। भाषा के जरिए पढ़ाया जाना चाहिए। आदर्श रूप से भाषा अगर संभव हो तो घर की भाषा, मतलब बच्चे को मातृभाषा में सिखाने में जोर देना है। परिचित लिपियों से कराया जाना चाहिए। जो बच्चे जो लिपि जानते हैं उस तरीके से ही हमें बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि भारी भाषाओं को थोपना चाहिए। साक्षरता के बुनियादी कौशल में डिकोडिंग शामिल है। ये बात याद रखेंगे आप। साक्षरता मतलब लिटरेसी के बुनियादी बेसिक स्किल्स में क्या आएगा, हमारा डिकोडिंग शामिल है। मसलन अनजाने शब्दों के उच्चारण के लिए फोनीम का संबंध ग्राफीम, स्वर व्यंजन और उनके व्यंजनों से जुड़ाव है। पढ़ना और लिखना पहले एक परिचित भाषा में सिखाया जाना चाहिए। जैसे बच्चे को पढ़ना सिखाना, लिखना सिखाना है, तो बच्चा जो भाषा जानता है, जो भाषा घर पे बोलता है, उसी में सिखाएंगे। ऐसी भाषा जिसमें बच्चा साक्षरता और ठीक से बोलता हो। शुरुआती साक्षरता कौशल एक मजबूत मौखिक भाषा कौशल के आधार पर बेहतर और जल्दी विकसित हो जाते हैं। मतलब परिचित भाषा, कंक्लूजन इसका क्या है कि बच्चे को हमें पढ़ना लिखाना, साक्षरता का मतलब क्या है कि पढ़ना लिखना आता हो। पढ़ना लिखाना किस भाषा में सिखाना है, मातृभाषा में सिखाना है। छोटे बच्चे जटिल भाषाओं को सबसे जल्दी और गहराई से अपने घर की भाषा, मातृभाषा, परिचित भाषा में सीखते और समझते हैं। तो छोटे बच्चे गहराई से अपनी मातृभाषा को ही समझ पाते हैं। शोध मतलब रिसर्च के परिणाम इस बात को ख्यात करते हैं कि फाउंडेशन स्टेज और उसके बच्चे को उनकी मातृभाषा में शिक्षण देना महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि मातृभाषा में ही हमें बच्चे को शिक्षण देना है।
बच्चे प्री स्कूल या स्कूल में 3 साल की उम्र के बाद दाखिला लेते हैं। प्री स्कूल में 3 to 8 ईयर का होता है बच्चा। इस समय वे अपने घर की भाषा को पर्याप्त क्षमता अर्जित कर लेते हैं, जैसे सुनना, समझना, दूसरों के साथ सहानुभूति व्यक्त करना, बोलना, अपने विचारों व भावनाओं को व्यक्त करना, दूसरों के साथ अर्थपूर्ण तरीके से बात करने में सक्षम हो जाते हैं। इन 3 वर्षों के दौरान भाषा अर्जित करने से बच्चे स्वतः फूर्ती तरीके से दूसरे बुनियादी कौशल, खासकर संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, सूचनाओं को साझा करना, इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ बात करना, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, साथ ही वे रचनात्मक, आलोचनात्मक और संख्या ज्ञान के आधारभूत कौशल और अवधारणाएं भी सीख जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें बच्चे सीख लेते हैं अगर बच्चों को उनके फाउंडेशन स्टेज पर और उसके बाद अन्य विषयों, घर की भाषा और मातृभाषा में पढ़ाए जाए तो कौशल मूलभूत नींव का काम करता है, जिसके आधार पर बच्चे की संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक क्षमता में और निखार आता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि फाउंडेशन स्टेज पे हमें बच्चे की मातृभाषा को यूज करना है, जो बच्चे के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार मार्क किया है मैंने। दूसरी तरफ अगर बच्चे को नई या अपरिचित भाषा में पढ़ाया जाए, मान लिया आप बच्चे की घर की भाषा यूज नहीं कर रहे, मातृभाषा यूज नहीं कर रहे और कोई अपरिचित भाषा में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे जिन 3-4 वर्षों का अनुभव लेकर स्कूल आए हैं, मतलब बच्चे को स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हो बिल्कुल फुल इंग्लिश मीडियम में, एक भी वर्ड हिंदी का यूज नहीं करना चाहते, बट बच्चे को इंग्लिश का ए फॉर एप्पल भी नहीं पता और बच्चा घर से हिंदी भाषा लेके आया है, ठीक है, 3-4 वर्ष का अनुभव लेकर स्कूल आते हैं, उसे पूरी तरह से भुलाना होगा। अगर बच्चा स्कूल में इंग्लिश सीखना चाहता है, अब हिंदी का बिल्कुल यूज नहीं करना चाहता, तो उसने 3-4 साल जो भी अनुभव लिया ना वो पूरी तरीके से भुला देना होगा। बच्चे द्वारा अर्जित बुनियादी अनुभव, कौशल और सीखने को नकारात्मक हुए शुरू से नई भाषा पढ़ने का मतलब सीखने की पूरी प्रक्रिया को उलट देना। बच्चे को आती हिंदी है, आप सिखाना इंग्लिश चाहते हो, शुरुआत से बच्चे ने जो भी यहाँ 3-4 साल हिंदी का अनुभव लिया उसको आप पूरी तरीके से नकार रहे हो और अब आप बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हो, तो बच्चे की पूरी सीखने की प्रक्रिया को आपने उलट पलट कर दिया। तो क्या वो बच्चा सीख पाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस होगा, वो इंजॉय कर पाएगा लर्निंग को? नहीं। भारत समेत पूरी दुनिया ने इस बात को जबरदस्त सबूत मिले हैं, जो बच्चे मातृभाषा, घर की भाषा या परिचित भाषा में सीखते हैं वे विज्ञान और गणित जैसे विषय में भी अपने सहपाठियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं जिन्हें अपरिचित भाषा में पढ़ाया गया हो। तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली अगर उसको मातृभाषा में मिलेंगे तो मतलब उसके एक्सपीरियंस को आप यूज कर रहे हो, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, वो चीजों को अच्छे से और समझ पा रहा है। होप आपको ये पैरा की डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। शोध स्पष्ट दिखाते हैं, मतलब रिसर्च हुई है, अगर बच्चे साथ साथ या बाद में दूसरी भाषा सीख रहे हैं तब भी उनके द्वारा घर की भाषा में सीखे गए किसी कौशल या अवधारणा को फिर से नहीं पढ़ाना पड़ता। कि अगर बच्चा को आप इंग्लिश सिखा भी रहे हो तो आपको हिंदी से उसमें हेल्प ही मिलेगी, उसको यूज करते हुए आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाओ। ये सभी में यही मतलब मेन है कि मातृभाषा का यूज़ करना है। मातृभाषा या घर की भाषा बच्चे के लिए सिर्फ संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन का एक स्रोत नहीं है। इसका गहरा संबंध बच्चे की निजी, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से भी होता है। छोटे बच्चे सुनने, बोलने, दूसरों के साथ बातचीत के जरिए भाषा सीखते हैं। सिर्फ एक परिचित भाषा जिससे वे अच्छी तरह से समझते और बोलते हैं स्वाभाविक बातचीत का परिवेश बना सकती है, जो बच्चे के समग्र विकास के लिए ज़रूरी है। मतलब बच्चे की अगर आप मातृभाषा यूज़ करोगे तो वो बच्चे के लिए एक होलिस्टिक हेल्दी एनवायरनमेंट बना पाएगी। NEP 2020 ने रटने की बजाय अंतःक्रियात्मक रूप से सीखने, मतलब इंटरैक्टिव तरीके से रचनात्मक और खोज पर जोर देने के प्रतिमान परिवर्तन को चिन्हित किया है। इनके मुताबिक फाउंडेशन स्टेज के दौरान अपरिचित भाषा को शिक्षण का माध्यम बनाने को हतोत्साहित किया गया है। मतलब जिस भाषा से अपरिचित भाषा है उसको शिक्षण का माध्यम, मीडियम ऑफ एजुकेशन नहीं बनाना है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। बच्चे के घर की भाषा का सम्मान करना है। घर की भाषा बातचीत और सीखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना है। अधिकतम संभव स्तर पर बच्चे को घर की भाषा में शिक्षण NCF एक और केंद्रित पहलू है। शुरुआती वर्षों में द्विभाषिक और बहुभाषिक दृष्टिकोण, जिसमें बच्चे घर की भाषा मुख्य हो, मतलब मेन घर की भाषा हो, उसके थ्रू आप दूसरी भाषा सिखा सकते हैं। बच्चे को भाषा की तरफ सफल आवाजाही, डू एफिशिएंट कोड स्विच अक्रॉस लैंग्वेज को सक्षम बनाती है। घर की लैंग्वेज को मीडियम मेन बनाओ, उसके थ्रू आप अन्य दूसरी 2 लैंग्वेज सिखा सकते हो, कोई भी जो बच्चे के लिए एक
हेल्दी अप्रोच है। भाषा सांस्कृतिक जागरूकता मतलब कल्चर अवेयरनेस और अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन के महत्वपूर्ण आयाम निर्मित करती है, जो बच्चों में विकसित की जाने वाली मुख्य भाषा क्षमताओं में से एक है। मतलब भाषा के थ्रू बच्चे की कल्चर अवेयरनेस डेवलप होगी और बच्चा खुद को एक्सप्रेस अभिव्यक्त कर पाएगा। यही इस पैरा में लिखा गया है। सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति में सक्षम बच्चे की पहचान और अपनेपन पर बोध देती है। बच्चे की अगर आप भाषा मातृभाषा का यूज करें तो बच्चे को अपनी संस्कृति की तरफ लगाव होगा, अपनी अभिव्यक्ति करने की तरफ वो उत्सुक होगा, अपनी बात को वो कहना चाहेगा। साथ ही साथ दूसरी, अगर बच्चे इंग्लिश, अब आप ही लगा लो, इन अगर बचपन में आपको इंग्लिश में सीधा बोलने के लिए कह देता कि अपना परिचय इंग्लिश में दो और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो क्या आप अपनी मन की बात कह पाओगे? नहीं कह पाओगे। तो वहीं आपकी अभिव्यक्ति रुक जाएगी। साथ ही दूसरी संस्कृति और पहचानों के लिए सराहना का बोध भी देती है। पिछले दशकों में हुए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों में दिखाया गया है कि बच्चे सांस्कृतिक जागरूकता, अभिव्यक्ति और सकारात्मक संस्कृति पहचानों से बेहतर सामाजिक व्यवहार, आत्मसम्मान, आत्मव्यक्ति, सहिष्णुता और दूसरी संस्कृति की सराहना करने की तरफ लेकर जाती है। अपने सांस्कृतिक इतिहास, भाषा, कला के जरिए बच्चे सकारात्मक संस्कृति पहचान और आत्मसम्मान विकसित करते हैं। साथ ही उनमें संप्रेषण और रचनात्मक जैसी संबंध क्षमताओं का भी विकास होता है। इसलिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति समाज तथा व्यक्ति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी कारण से अपने मौखिक और लिखित साहित्य और परंपराओं के साथ घर की भाषा का यूज करना चाहिए। हमारा 3.1 हो गया है कंप्लीट। होप आपको ये समझ आ गए होंगे। हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं, इन मेन पॉइंट्स का कंक्लूजन क्या था आप मुझे बताएंगे। 3 या 4 लाइन में लिख के आपको इस जो भी हमने ये पढ़ा है आज 3.1, इसके कंक्लूजन को आपको 3 से 4 पॉइंट में कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी बच्चा सीरियस है प्लीज कमेंट किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करें सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मेहनत करते रहिए फुल जोश के साथ। अब की बार नौकरी आपकी पक्की होगी, ऐसा अपना मन में निश्चय करें।